तो मैडम ने पूछा और अवध? मैंने कहा जी मैडम। भाई तुम्हारी मौसी कैसी है? मैंने कहा मैडम अब एकदम स्टेबल है मैडम। इतना मार मारा उस लेडी ने मुझको। कहा कि मैं इसलिए मार रही हूं कि तुम अच्छा झूठ तो बोलो, बढ़िया बोलो, तुम्हारी मौसी ही नहीं है। अरे मैंने कहा चाचा वाचा की लड़की। बोले फिर चाचा की लड़की। तो ऐसे घटनाएं होती रहती थी। जैसे एक बार हम लोग पनिशमेंट खाए हुए थे क्लास में कि कोई इंटरवल में नहीं जाएगा। अच्छा। 4th पीरियड था, उसमें सजा मिली कि कोई इंटरवल में नहीं जाएगा। आप इंटरवल में 5-6 लोग बाहर नहीं जाओगे। अब इंटरवल तो मौज वाला सा टाइम होता है। तो हम लोगों ने क्या किया कि जब 4th पीरियड में क्लास में ही बैठे रहे, पीटी पीरियड था वो 4th पीरियड, ठीक है। तो भाई हम अंदर ही बैठे रहे क्लास में कि भाई पीटी पीरियड में भी अंदर बैठे हैं और इंटरवल में भी बाहर नहीं जाएंगे। तो हमने क्या किया कि कुछ लड़कियों की टिफिन खा लिए। अब लड़कियां ही टिफिन लेके आती थी, उसमें जो है साहब, अब वो लड़कियां आई, बोली, उन्होंने पूछा उन्होंने किसने खाया टिफिन? हमने कहा भैया मैंने तो नहीं खाया। प्रिंसिपल से जाकर उन्होंने कहा, वो कहना नहीं चाहती, कहती थी बता दो, हम नहीं कहेंगे। हमने कहा खाया ही नहीं यार, तो जाओ बता दो। बता दिया। प्रिंसिपल आया, हमसे पूछा ओझा जी मुझे पता है तुमने खाया होगा। एक्चुअली मेरे स्कूल में कोई कांड होता था 11th के बाद, तो मेरा पहला नाम आता था कि हो ना हो अवध ओझा ने ही किया होगा। मतलब मैं एक लिस्टेड क्रिमिनल था अपने स्कूल में। कि जब मैं गया था अपना वो मांगने कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो मेरा करीब 500 के आसपास अपॉलॉजी लेटर था। तो मेरे प्रिंसिपल ने कहा कि विच कैरेक्टर? मैंने कहा यार ये भी सही है। कहा ये अपॉलॉजी लेटर ले आके जमा कर दो जहाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो। तो मेरी माँ एडवोकेट है, तो उन्होंने मुझे वो एफिडेविट बनवा के दिया। तो वहाँ भी कांड हो गया। वो तो फादर आया और एक हमारे मित्र हैं, उनको उसने एक चाटा, एक मारा, उसने तुरंत बताना शुरू कर दिया कि सर वी हैव ईटन सर, अवध हैज आल्सो ईटन सर। और फिर मुझे लगता है कि इतना मारा उस आदमी ने कि क्लास में लड़कियां रोने लगी थी। लेकिन इतना मारने के बावजूद भी मैंने एक्सेप्ट नहीं किया कि मैंने खाया था। और मार मैंने कहा ना जैसे कि इतनी पड़ी कि लड़कियां क्लास में रोने लगी कि हमें नहीं कहना था शिकायत। तो बचपन, जहां तक मुझे लगता है अगर बचपन और जवानी में कहानियां ना हो तो जीवन बेकार है। बेकार है। फिर जीवन का कोई मतलब अच्छा, नहीं। बचपन आप जो आपने बोला कि जवानी में कहानियां नहीं होनी चाहिए, अवध ओझा को कभी प्रेम हुआ था? हाँ, प्रेम तो इंसान की एक नैसर्गिक वो है, फितरत है, हाँ। वो तो होगा ही होगा। पर फाइनली जिस लेडी से मतलब मेरा विवाह हुआ, मुझे लगता है कि उससे श्रेष्ठतम महिला मुझे जीवन में कभी मिल नहीं सकती थी। और समझना जिसको कहते हैं, मतलब जैसे मैंने कहा ना एक पिता ने मेरे जीवन में एक दिशा दी, ऐसे आज जो जीवन का संघर्ष है, जीवन में जब भी आप अपने लाइफ पार्टनर को चुनते हैं, विवाह करते हैं, शादी करते हैं, तो जितना ईमानदार होकर आप दोनों लोग शुरुआत में साथ में रहेंगे, उतनी बाद में आपकी अच्छी लाइफ होगी। साथ शुरुआत में जैसे हम क्या करते हैं कि शादी होने से पहले हम एक ऑरा बनाते हैं अच्छा होने का, वो बहुत नुकसान करता है। शुरुआत में हम क्या करते हैं, एक गिलास में 2 स्ट्रॉ डाल के साथ में पीते हैं। आपको जीवन के अंतिम तक जैसे रहना है वैसे ही आप शुरुआत करिए। मतलब हम इलाहाबाद में रहते थे, तैयारी कर रहे थे, तो हमारी श्रीमती जी हैं, वो बेचारी आती थी, मतलब उनको पता था ये आदमी चावल उबाल के खा रहा है, अभी कुछ है नहीं, सारा स्ट्रगल का फेस चल रहा है। लेकिन मैंने उस लेडी को कभी कोई कहानी नहीं सुनाई, अपना पूरा घर बता दिया कि देखो मेरा घर ऐसा है, मेरे घर में ऐसी ऐसी बात है। उस कहते ना कि बेईमानी में भी एक ईमानदारी काम करती है। तो आज जो जीवन का मेरा उत्तरार्ध का स्ट्रगल है, उस स्ट्रगल को श्रीमती मंजरी ओझा ने 70% अपने ऊपर ले रखा है। अरे वाह। तो मैम का नाम है मंजरी? मंजरी ओझा। आपने लव मैरिज की है? लव मैरिज की है। ये कहाँ कैसे शुरुआत हुई, कुछ बताइए थोड़ा सा। हमारा एक दो स्टूडेंट है नीरज तिवारी, और अभी उसकी पोहे की दुकान है हजरतगंज में। बहुत शानदार दुकान है नीरज तिवारी की हजरतगंज में, बड़ी शानदार। और मतलब सुबह मैं जाता हूँ तो कम से कम 200 लोग तो खड़े ही रहते हैं पोहा खाने के लिए? पोहा खाने के लिए। मतलब जो कैथेड्रल चर्च है उसी के पास उसकी दुकान है, और बहुत शानदार। उस आदमी ने भी मेरे जीवन को एक दिशा दी, मतलब मुझे चढ़ाया उस आदमी ने जम के, सर आप जैसा टीचर। अब मैंने कहा यार सर मैं बता रहा हूँ सर आप बहुत बड़े टीचर हो। और बहुत बड़ा टीचर कह के उसने मुझे टीचर बना ही दिया। पता नहीं मैं पढ़ाऊँ ना पढ़ाऊँ एक अलग बात है। तो जब मैं पहली क्लास लेने गया शगुन IAS एकेडमी में इलाहाबाद में, तो वो वहाँ स्टूडेंट था, और वो 2 महीने बाद एट रैंडम चला आया था कि देखें कौन पढ़ा रहा है। छोड़ दी थी उसने क्लास।
बैठा तो उसको मज़ा आया तो क्लास के बाद आया, गुरुजी प्रणाम। ऐसे धीरे धीरे मिलते रहे। तो उस दिन कहा, ठंडक का समय चल रहा था, कहा ऐसा है सर, मटर की कचौड़ी खाएंगे? हमने कहा खाएंगे भैया, स्ट्रगल के टाइम में कोई कुछ भी खिलाए वो अमृत ही है। तो कीटगंज में वो रहता था, तो हमारी श्रीमती जी के मकान में वो किराएदार था। अच्छा। हालांकि उनका रिलेटिव भी था, पर वो किराएदार भी था। तो गए, तो वहीं से फिर मुलाकात शुरू हुई, बातचीत शुरू हुई। वो आई उस वक्त जो है LIC का कुछ काम करती थी, तो हमसे बोली एक पॉलिसी ले लीजिए। अरे मैंने कहा मैं खुद ही दुनिया में जो है पॉलिसी बेचने वाली, स्कीम बेचने का काम कर रहा हूँ। तो वहीं से बातें शुरू हुई और फिर एक आप बताना चाहेंगे कोई एक अच्छा क्या मतलब कैसे आगे बढ़ा ये रिश्ता, और उस रिश्ते में आपका क्या पागलपन था? होती ना एक मैडनेस होती है उस समय, कुछ कुछ एक किस्सा कैसे मिलने जाते थे, कुछ बताइए। नहीं, बढ़िया हम तो नहीं मिलने तो ऐसे ही आमतौर पर जैसे लोग मिलते हैं। एक्चुअली हमारे साथ तो यहाँ इलाहाबाद में कोई था नहीं घर वाला, तो हमें तो घर की चिंता थी नहीं, घर की चिंता उन्हीं को रहती थी। अच्छा। तो शाम को हमारे एक मोहम्मद हुसैन भाई डायरेक्टर थे, उन्हीं की बाइक थी कैलिबर, तो उस पर वो अपना दुपट्टा उपट्टा बांध लेती थी, हम ले आके घर छोड़ आते थे उनको। हाँ, शादी में बवाल हुआ। पहली बार मैं उनके पिताजी से मिलने गया, तो मुझे लगा कि ऐसा ना हो लड़ाई झगड़ा करे। तो कंपनी गार्डन एक जगह पड़ती है इलाहाबाद में, तो शाम को वहाँ मिलने गया, तो वही नीरज तिवारी साथ में थे। तो मैंने एक बैग, जो हैंड बैग होता है उसमें ईंटें भरे बड़े बड़े। हमने कहा देखो तिवारी, अगर अगली तरफ से कोई भी हिंसा होगा तुम लेके तुरंत रेडी हो जाना, वो बैग हमको पकड़ा देना। हालांकि हमारे जो फादर इन लॉ हैं, ससुर जी हैं, श्री भानु प्रताप मिश्रा जी, वो आए, हमसे बात की है, हमसे कहा कि देखो भैया ऐसा है कि बिटिया है हमारी, तो हमारा तो समाज में जवाबदेही बनती है, तो हमें अब उसकी शादी करनी, तो आप अगर करनी है अगर, तो आप अपने घर वालों से बात कर लो। तो मेरा कोई काम इस दुनिया में बिना लड़ाई संघर्ष के हुआ ही नहीं। मतलब हम कहीं भी गए तो संघर्ष का सामना करना ही पड़ा, वो चाहे पढ़ाई हो, चाहे शादी हो, चाहे कुछ भी रहा हो जीवन में। ठीक है, ओके। आप जब क्लासेस ले रहे होते हैं, पॉडकास्ट कर रहे होते हैं, इंटरव्यू कर रहे होते हैं, स्पीचेस दे रहे होते हैं, उसमें दो तीन चीज़ें बहुत कॉमन है। एक तो आप एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे देते हैं, और एग्जाम्पल्स आपकी फिल्मों से होते हैं, चाहे वो मिर्ज़ापुर की बात हो, या 3 इडियट्स की बात हो, या दीवार की बात हो, या बाजीगर की बात हो। मैं अवध ओझा सर से ये जानना चाहूँगा, जब आप फिल्में देखने जाया करते थे उस दौर में, जब आप यंग हुआ करते थे, कौन सी फिल्में, कौन से अभिनेता, कौन से डायलॉग आपको बड़ा इंस्पायर करते हैं, या आपको बड़ा मोटिवेट करते हैं, अच्छे लगते हैं कि यार वो क्या फिल्म थी, क्या डायलॉग थे? कुछ बताइए सर। शोले, ओहो। सदाबहार, हाँ हाँ। वो बदमाश हैं लेकिन बहादुर हैं, खतरनाक हैं इसलिए कि लड़ना जानते हैं, बुरे हैं मगर इंसान हैं। मतलब वो फिल्म का अल्टीमेट डायलॉग है। जब वो शुरुआत में पुलिस वाला आता है ठाकुर साहब से मिलने के लिए, तो कहता है ठाकुर साहब ये दोनों तो किसी काम के नहीं, खोटे सिक्के हैं। तो संजू कुमार कहता है कि सिक्के और इंसान में शायद यही फ़र्क है, वो बदमाश है लेकिन बहादुर है, खतरनाक है इसलिए कि लड़ना जानते हैं, और बुरे हैं मगर इंसान है। और उस कॉन्सेप्ट को साबित करने के लिए मैं कहता हूँ सारे टीचरों को इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए कि जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ा रहे हैं ना, उसके लिए एक लाइव एग्जाम्पल भी दीजिए आप। तो वो जब वो बात कहता है कि वो बदमाश है लेकिन बहादुर है, खतरनाक है इसलिए कि लड़ना जानते हैं, बुरे हैं मगर इंसान है, तब वो एक कहानी सुनाता है। बात उन दिनों की है जब मैं मैंने डिस्ट्रिक्ट जमालपुर में इन दोनों को गिरफ्तार किया था। कोई और साधन ना हो सका, इसलिए हमें इन्हें एक मालगाड़ी में लेके आना पड़ा। तो वहाँ वो दिखाता है कि कैसे वो उससे बात करते हैं, तुम दोनों ये धंधे कितने दिनों से कर रहे हो? कहता है यही समझिए होश संभालते अपने पैरों पे खड़े हो गए। क्यों करते हो ये सब? जिसलिए आप पुलिस की नौकरी करते हो, पैसा नहीं, उसके लिए तो मेरे पुरखों की खेती बाड़ी ही काफ़ी है। शायद खतरों से खेलने का शौक है मुझे, हम भी तो रोज खतरों से खेलते हैं, फर्क है। मैं कानून की हिफाजत के लिए खतरे मोल लेता हूं और तुम कानून तोड़ने के लिए, और दोनों ही कामों में बहादुरी की जरूरत होती है। तो ये चीज मुझे कनेक्ट होती थी। उसी वक्त डाकू हमला करते हैं और वो आदमी को, संजू कुमार को गोली लगती है, तो वो कहते नहीं कि भाग तो सकते हैं, कहता है इस साले को छोड़ देंगे मर जाएगा, और अगर अस्पताल ले गए तो गए 4-6 महीने के लिए अंदर। क्या बोलता है? तू बोल, निकाल वही हेड, चलते हैं टेल, नो। एक अपराधी के अंदर एक
ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट है। मतलब कितनी हिम्मत की काम, वो बदमाश है लेकिन बहादुर है। मतलब वो जो ड्राइवर है ट्रेन का, उसकी हिम्मत नहीं बचती कि कोयला डाल दे इंजन में। आप वो सीन देखो, क्या कोरोबरेट हो रही, वो बदमाश है लेकिन बहादुर है। खतरनाक है इसलिए कि लड़ना जानते हैं, लड़ रहे हैं डाकुओं से, बुरे हैं मगर इंसान है। उन्हें पता है कि इसको अगर हम ले गए हॉस्पिटल तो हम जेल जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन ले आते हैं। दिस इज द वे ऑफ टीचिंग द थिंग्स, कॉन्सेप्ट्स विद एग्जांपल्स। आज जो आप ये डायलॉग बता रहे हैं, आज से पहले कितने आदमी थे ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, इसके अलावा आज इस पे गौर करना चाहिए, इन डायलॉग्स का मतलब क्या होता है। सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए नहीं होते, अगर आप उनको समझना चाहें तो जीवन में आपके बहुत काम आ सकते हैं। मूवी होती, लिटरेचर, मूवी, इनका काम क्या है? आदमी को शिक्षा देना। राइट, बिल्कुल। लेकिन उसमें से लोग पकड़ते क्या हैं? एक्चुअली दो तरह के दिमाग होते हैं, ये बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया। दो तरह के दिमाग होते हैं। एक दिमाग होता है वो मूर्छित दिमाग होता है। हाँ, मूर्छित, उसको आप कुछ भी कर लो, कुछ भी, मतलब साक्षात सरस्वती माँ उसको पढ़ाने आ जाए उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। और एक जिंदा दिमाग होता है। वो जो जिंदा दिमाग है उसे हर जगह चीजें दिखाई पड़ रही हैं। जिंदा दिमाग मतलब जिसके पास इंसाइट है, दिखना। जैसे एक लड़का है मिडिल क्लास का, वो देख रहा है रिक्शे वाले को कि यार इसको कोई गुड मॉर्निंग नहीं कह रहा, यार इसको कोई थैंक यू नहीं बोल रहा, यार तो समझ जाता है कि नहीं यार फालतू में कुछ करने की जरूरत नहीं है, शक्ति पैदा करो, दुनिया तुम्हारे पीछे है। और एक लड़का है जिसको सारे साधन मिल रहे हैं, माँ बाप परेशान है, दो नौकर रख दिया, ड्राइवर, गाड़ी, मकान, 3 BHK का फ्लैट, वो पढ़ ही नहीं रहा है। क्यों? इनसाइट की कमी है। ये जितने लोग नशा कर रहे हैं ये कौन है? ये मूर्छित दिमाग के लोग हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि हम जीवन में परेशान हैं। कौन रामचंद्र से ज्यादा परेशान हो? भाई जिस आदमी को गद्दी मिलने वाली थी वो आदमी जंगल चला गया, आप उस आदमी से ज्यादा परेशान हैं? अपनी नवविवाहिता के साथ वो 14 साल जंगल में रह रहा है, तो वो तो वहां बैठ के गांजा नहीं पिए कि रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी बैठ के चिलम बनाते और गांजा, रामचंद्र जी बैठे रहते कि हमारे साथ बहुत गलत हुआ, हमारी अम्मा जो है, हाँ यहाँ पाप को समझा दी और हमारा राज्य छीन लिएगा, ये हमारी मेहरिया बेचारी हमारे साथ परेशान हो रही है। वो तो नहीं कहे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये मेरा वो फेस चल रहा है जब मुझे अपने दिमाग को मूर्छा से बाहर निकालना है। अगर हम जीवन में देखें, भाई जिस लड़के को क्लास के बाहर बैठाया जाता था, डॉक्टर अंबेडकर, वो आदमी इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बन गया। आप ही के जीवन में टेंशन है, जीवन मतलब संघर्ष। भाई राहुल गांधी जी हैं, मैं आजकल बड़ा उनके फेवर में बोलता हूं तो लोग समझते हैं कि मैं उनसे टिकट मांग रहा हूं। मैं आज तक उनसे मिला नहीं, असलियत ही है, मैं उनसे आज तक मिला नहीं। लेकिन मैं वो देखता रहा ना, मैं उनको जब से देख रहा हूं, कितना मजाक बना राहुल गांधी का, कितनी बार तो मैंने उड़ाया, लेकिन वो आदमी ना तो देश छोड़ के गया, ना वो आदमी ने राजनीति छोड़ी। उस आदमी को शायद किसी ने बताया कि बाबूजी आपका भी श्री रामचंद्र जी का दौर चल रहा है, आपको अपने दिमाग को मूर्छा से बाहर निकालकर जगाना पड़ेगा। उस आदमी ने काम किया, सबसे बड़ा काम वो जो भारत पद यात्रा की उन्होंने क्या किया है। और करते रहिए राहुल जी। राजा यानी मन और शक्ति से, शरीर से शक्तिशाली। अगर आपको राजा बनने का शौक नहीं है, इसका मतलब आपको युद्ध करने का शौक नहीं है। और जब युद्ध करने का शौक नहीं तो आपको IAS का एग्जाम देना चाहिए था। ये जो आप काम कर रहे हैं ना, कि हर दिन एक नया युद्ध छेड़ देते हैं, बस यही राजापन की क्वालिटी है। और कितना परिवर्तन किया उन्होंने, अयोध्या जीत के आए सब। ताली बजानी चाहिए राहुल जी के लिए। मैं व्यक्तिगत तौर पर बड़ा खुशी हुआ कि एक व्यक्ति ने, इसलिए नहीं कि भाई ठीक है हमारी तो उनकी पार्टी से भी बात चल रही थी, अमेठी से मैं टिकट मांग रहा था, नहीं दिए तो क्या फर्क पड़ता है, वो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन इलाहाबाद की सीट जीती, सीट्स में इंप्रूवमेंट हुई, अपना एक वजूद साबित किया कि देखो, तो जिस मेहनत ने आपको 99 पे पहुंचाया, हमारे यहाँ IAS की परीक्षा में 99 पे आदमी का प्री निकल जाता है, और राहुल जी का 2024 में प्री निकल गया। और अगर वो ऐसी मेहनत करते रहेंगे, मेंस भी निकल जाएगा, मेंस निकलेगा। 29 या 34 में प्राइम मिनिस्टर, अभी कौन सी उनकी उम्र हो गई 80-90 साल, तो उनके पास बहुत अच्छा मौका। लेकिन वो अपनी आलोचनाओं से ना भागें, बिल्कुल ना भागें। 4-5 ऐसे लोग रखें अपने साथ में जिनका राजनीति से कोई लेना देना ना हो, वो सिर्फ उनके लिए हो। इसी पे मैं अब क्योंकि हम इधर आ गए तो इसी पे सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ।
2024 का इलेक्शन हमने देखा, कांग्रेस ने बहुत अच्छा इंप्रूव किया और आपने वो वजह भी बताई। हरियाणा हम हार गए।